Today our topic is what? It is called narration. ये टॉपिक का नाम है हमारे नरेशन. सुना कभी वर्ड? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? सुना है नहीं सुना ये? यस सर. कहाँ सुना है? क्या बोलते हैं नरेशन? और क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच था ना? नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होता है. नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड है नरेशन. ओके. अगर मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब होता है. ओके ओके ओके. समझे? आपको नरेशन एक सिंगल वर्ड है. डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच दो बार बोलने से अच्छा बोल दो नरेशन पढ़ रहा है. ओके. टॉपिक क्या चल रहा है? नरेशन. नरेशन मतलब नरेट करने का तरीका. नरेट करना मतलब क्या होता है? स्टोरी नरेट करते हैं ना. स्टोरी क्या करते हैं? नरेट द स्टोरी होता है. नरेट करते हैं स्टोरी. स्टोरी को नरेट करते हैं या टेल करते हैं? टेल द स्टोरी या नरेट द स्टोरी, क्या बोलते हैं? वी नरेट द स्टोरी. वी नरेट द स्टोरी. व्हाई वी नरेट द स्टोरी? व्हाई डोंट वी टेल द स्टोरी? व्हाई वी नरेट द स्टोरी? व्हाई डोंट वी टेल द स्टोरी? Because it has indirect and direct speeches. नहीं, नो नो नो. उनको पहले ग्रामेटिकल पे नरेट करते हैं क्योंकि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, या होने वाले जो भी हो, बट दैट इज नॉट योर स्पीच. किसी और ने बोला है और आप किसी और की बात को आप किसी और से कह रहे हो. तो व्हेन वी टेक इट इन दिस वे कि मैं किसी और की बात किसी और को बताने जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस चीज को नरेट करना पड़ेगा कि उसने क्या बोला था. उसने कहा था वो ऐसा करेगा. ये क्या कर रहे हो आप? सामने वाले की बात को थर्ड पर्सन क्या कर रहे हो आप? नरेट कर रहे हो, उसको सुना रहे हो. उसने कहा कि ऐसा ऐसा करेगा ना तो मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा. ये क्या कर रहे हो आप? उसकी बात को क्या कर रहे हो आप? उसकी बात को नरेट कर रहे हो. गेटिंग माय पॉइंट? नरेशन क्या होता है? अब वो नरेट दो तरीके से कर सकते हो. एक तो डायरेक्टली बता सकते हो कि उसने कहा कि मैं तुझे मार दूंगा. आप ये भी कह सकते हो कि उसने कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है. और इसी तरीके से और बोल सकते हो कि उसने कहा कि वो उसे मार देगा. तो जब डायरेक्टली जो पहले बोला था कि उसने क्या एग्जैक्टली क्या वर्ड बोला था, जैसे धर्मेंद्र की डायलॉग मारो तो उसने कहा कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे. तो ये क्या था? डायरेक्ट नरेशन, ठीक है. और उसने कहा कि वो उसे गाली देगा, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट नहीं, जो वर्ड्स उसने यूज किया वही सेम वर्ड यूज नहीं किया. आपने बताया कि ऐसा ऐसा उसने बोला है. उसने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, ये डायरेक्ट नरेशन. उसने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट. आपने एग्जैक्टली वो नहीं बोला जो उसने बोला था. ठीक है. क्लियर है? समझ में आया आपको? यस यस. ओके. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. किस सेंस में इंपॉर्टेंट है टॉपिक? क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है. इसको हम नरेशन को और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. समझे आपको? क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. अभी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? हाँ सर. यस सर. ओके. तो नरेशन कहते हैं, नरेशन नॉर्मल वर्ड, एक सिंगल वर्ड बोलते हैं नरेशन, जहाँ पर नरेट करता है कोई भी. नरेट करने के दो तरीके हैं. एक तो डायरेक्टली वैसा नरेट करो जैसा वो सामने वाले ने बोला था, और एक नरेट करने का ये तरीका है कि जिसने जैसा बोला था उसको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलते हैं हम लोग. तो उसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट. मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू बात करते हैं हम लोग कि उसने ऐसा कहा था कि वो उसको वैसा ऐसा करेगा तो ऐसा ऐसा मैं कर दूंगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. और उसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो. जैसा उसने बोला वैसे वैसे बोल दिया तो अपने डायरेक्ट स्पीच हो गई. तो नरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. इसका वेटेज ऐसा है
कि एसएससी में जो मेंस का पेपर होता है, बाकी नरेशन तो ग्रामर है, बाकी ग्रामर भी है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो चाहे नरेशन हो, वॉइस हो चाहे नरेशन हो, दोनों आपके काम आते हैं, कहीं भी काम आते हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, सब में काम आते हैं। सॉरी, एसएससी में, रेलवे में तो आता नहीं है, बट बैंक है, इंश्योरेंस है, आपका एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, यूपीएससी है, ठीक है, या एमपीएससी है, सब जगह काम आने वाला है। जहां भी इंग्लिश का पेपर होता है वहां पे नरेशन और वॉइस दोनों काम आते हैं। तो मेंस के पेपर में, एसएससी में मेंस के पेपर में डायरेक्ट 25 मार्क्स का वॉइस नहीं आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? हाँ Yes. सर। ओके, तो 25 मार्क्स का मेंस में आता है। जो वॉइस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे वॉइस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये 25 मार्क्स का आता है। और डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए आता है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो सुबह मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है, कई लोगों ने सुबह का मॉर्निंग क्लास में अटेंड किया होगा, और मैंने एक चीज उनको साफ साफ कहा है, क्या चेंज नहीं होता है इसमें। जो सुबह पे अटेंड किया उनको पता है क्या चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप एक्टिव से पैसिव बनाओ या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ, क्या चेंज नहीं होना चाहिए? मीनिंग सर। मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए कभी मीनिंग भी। चेंज तो नहीं आपको, होना चाहिए। तो मैं आपको रूल्स रेगुलेशन तो पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी जाके रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा, बहुत प्रॉपर तरीके पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है हमको। मैंने पहले बोला एक्टिव पैसिव वॉइस भी मेरे 5-6 क्लास में जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी 5-6 क्लास में जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर आपके 25 में से 25 आएंगे, 24 भी नहीं आएंगे, गारंटी है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 25 के 25, ये 50 मार्क्स कंफर्म हो गए आपके एसएससी में, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। ये 45 टू 50 मार्क्स का यही पेपर होता है 200 में से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, एक्टिव पैसिव बनाना। सर बैंक में कितना मार्क्स है? बैंक में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको एरर करेक्शन में आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है। तो अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप कर नहीं पाओगे। डायरेक्ट आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है और पैसिव से एक्टिव बनाना नहीं आता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा। क्लियर है, समझ में आया आपको? डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको ये नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत जगह आपको नुकसान होगा, बैंक वालों को भी, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा आता, बट इनडायरेक्टली आता है ये चीज। मतलब आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच नहीं आता, आपके एग्जाम में इनडायरेक्ट स्पीच आता है, आपके एग्जाम में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही आते हैं, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट स्पीच नहीं आता, बाकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच तीनों आते हैं आपके एग्जाम में, बट बनाने के लिए नहीं आते, कन्वर्ट करने के लिए नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं, और उसमें एरर ढूंढना रहता है। रूल्स नहीं पता हो तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये 50 मार्क्स का डायरेक्ट आता है। हम बोलो सर, 45 to आपने 50 बोला मार्क्स। मेंस में बोला 25, सर प्रीलिम में भी आते रहेंगे ना? प्रीलिम्स में आता है, लेकिन प्रीलिम्स में ज्यादा नहीं आता है, 45 मार्क्स का तो नहीं आता, 45 मार्क्स का नहीं आता है, 10-12 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का कह सकते हो आप, 5 to 10 मार्क्स का। नॉर्मली अवॉइड करते हैं वो लोग, प्रीलिम्स में नहीं देते। प्रीलिम्स में इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे बैंकिंग वाला होता आता है ना, तो बैंकिंग वालों की तरह आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, कन्वर्जन के लिए चांसेस कम है, कन्वर्जन मेंस में आता है, ठीक है। ठीक है सर। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बता दूं आपको, जिसने मुझसे टेंसेस पढ़ लिया, जिसने मुझसे वॉइस पढ़ लिया, और जिसने मुझसे नरेशन पढ़ लिया, अगर ये 3 टॉपिक आपने अगर मुझसे पढ़ लिया है, तो फिर दुनिया में कोई भी आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक पाएगा। अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको पता रहेगा आप क्या बोल रहे हो, आप बोलोगे तो आपको ये पता रहेगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं। सिर्फ ये 3 टॉपिक अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो इंग्लिश बोलने में कहीं भी लाइफ टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी कोई बात करेगा, बता सकते हो ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। आप दूसरों में गलतियां निकाल पाओगे, आपकी गलती नहीं निकाल पाएगा कोई। इसलिए ढंग से पढ़ो, अच्छा रहेगा। मतलब आपको अगर एग्जाम के हिसाब से भी नहीं बोलूं, अगर आप इंग्लिश समझने के हिसाब से और इंग्लिश बोलने के हिसाब से देखो जाए, तो अगर आप ये सीख लोगे तब से गलतियां नहीं होंगी। और हम लोग ज्यादातर इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते कि हमें लगता है कि हम जो बोलेंगे गलत बोलने वाले हैं, इसी डर से हम नहीं बोल पाते हैं। आ रहा समझे? हाँ सर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नरेशन। तो नरेशन का जो सबसे पहला और अहम पार्ट है, पहले हम लोग वो थोड़ा बहुत देख लेते जो हमें काम आएंगे। पहला जो प्रोनाउन के यूज होता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन आपको पता है ना, एक होता है सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, सुबह ही पढ़ाया था मैंने, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, इसे हम लोग केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं।
केस ऑफ प्रोनाउन में कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउन? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव को? नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। केस ऑफ प्रोनाउन होता है, केस मतलब कारण, तो नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, फिर पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, और दूसरा भी पॉजेसिव होता है। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग एक्टिव पैसिव की तरफ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, क्योंकि प्रोनाउन में पढ़ेंगे ऑलरेडी, तो आपको ये पता होना चाहिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट होता है आपका सब्जेक्ट, ये हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या बनता है नॉर्मली? आई का। अब यहाँ पे आप कुछ भी लगा लो, टू के बाद या फॉर के बाद, मतलब कोई प्रेपोजिशन के बाद क्या लगाते हो आप? प्रेपोजिशन के बाद क्या ब्लैंक में आएगा? टू, गिव इट टू आई का, मी या फॉर मी, वी का फॉर अस या टू अस, टू यू या फॉर यू, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर इट। ये होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? और पॉजिटिव में होता है ऐसे, दिस इज डैश बुक, और यहाँ आएगा दिस बुक इज डैश, तो दिस इज मी का क्या बन जाएगा? दिस इज माई बुक। ये पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है? कब्जा, तो पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन है। और ये भी क्या है? पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन है, बस ये एडजेक्टिव होता है और ये अब होता है, मतलब असर्टिव होता है। तो यहाँ पे वो चीज मतलब पढ़ने की, टेक्निकल टर्म में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये समझ लो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कब्जा करना, पोजीशन लेना। जब मकान को पोजीशन मिलता है ना, कब्जा मिलता है, वैसा है। तो दिस इज माई बुक, दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज देयर बुक, दिस इज हिज बुक, इनका हिज हो जाएगा, दिस इज हर बुक, दिस इज इट्स टेल, ITS, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा इसमें। और पोजीशन में यहाँ पे क्या है? दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज आर्स, दिस बुक इज योर्स, डायरेक्ट ऐसा आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। दिस इज देयर्स, उनका, दिस इज हिज, दिस इज हर्स, हिज का हिज नहीं होता है, और इट से कुछ नहीं बनता है। तो ये होता है केस ऑफ प्रोनाउन। ये आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन, क्योंकि चेंजेस होंगे इसमें प्रोनाउन में, क्योंकि आपके जो एक्टिव पैसिव वॉइस में भी काम आता है प्रोनाउन, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको प्रोनाउन काम आता है, क्योंकि प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं हमको। तो यहाँ पे 2-3 रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है और चेंज ऑफ टेंसेस होता है। वो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में भी चेंज ऑफ टेंसेस होते हैं और चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है, ठीक है? अब ये आई और वी को क्या बोलते हैं? आपको यहाँ पे एक चीज और पढ़ना पड़ेगा जो हमने एक्टिव पैसिव में जरूरत नहीं थी। आई और वी को क्या बोलते हैं हम लोग? आपको पता है? आई फर्स्ट और वी क्या पर्सन, बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू को क्या बोलते हैं? सेकंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और बाकी जितने भी बचे हैं, ही, शी, इट, दे, जितने भी बनते हैं, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव, जितने भी होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्या? थर्ड पर्सन, पर्सन प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं आया? और ये कैसे बनता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? मैं, हम, प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। और सेकंड पर्सन मतलब क्या होता है? द्वितीय पुरुष। और बाकी सब जो महापुरुष है, बाकी सब क्या है? अन्य पुरुष। तो हिंदी में होता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। और संस्कृत में क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या? उत्तम पुरुष। और इंग्लिश में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो अपने तरफ हो। तो मैं अपने तरफ में क्या क्या आएगा? आई। आई मतलब क्या होता है? मैं। और वी का मतलब क्या होता है? हमारे पीछे जितने भी है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब अपने तरफ उंगली हो। और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, जो सामने हो, यू। ये सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, न मैं हूं न तुम हो। कौन है? उसने ऐसा कहा था, ही, शी, इट, दे, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स, माय अंकल, माय पेरेंट्स, जो भी हैं वो सब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, बाकी जितने भी हैं। समझ में आएगी नहीं आया आपको? समझ में आया? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हाउ इट इज डिफाइंड? फर्स्ट पर्सन मतलब क्या हुआ? जो हमारी तरफ आता हूं, तो मैं और मेरे पीछे खड़े हुए लोग क्या होता है? हम। और सेकंड पर्सन क्या होता है? तू या तुम। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जो यहाँ हम दोनों बीच में प्रेजेंट नहीं है। कौन? ही, शी, इट, दे, जो थर्ड है।
हमारे सामने नहीं है वो लोग। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर है? समझ में आया आपको? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये लिख लो पहले एक बार। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव में इस सब की जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्रोनाउन के चेंजेस इसी रूल पे चलेंगे। तो पहले बस बेसिक फंडामेंटल सीख लेते हैं, फिर बाद में पढ़ाता हूँ मैं आपको बाकी चीजें। लिख लिया आपने? रख करो। नहीं सर sir, एक सेकंड। हाँ हाँ लिख लो। ये समझ में आया ना आपको? ये प्रोनाउन समझ में आया ना? ये यूज होंगे, इसमें Yes, लिख दिया sir. मैंने। हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है, ठीक है? इसलिए छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना एक भी क्लास। एक भी क्लास मिस करोगे तो मतलब नहीं निकलेगा। और दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको, इनके वीडियोज में अपलोड नहीं करूंगा यूट्यूब पे। ये बहुत एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता मैं। वो फ्री में जाता है ना यूट्यूब पे अपना सबके पास, बाकी लोग भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। बेसिक दे देता हूँ मैं आपको, बेसिक वाला आ जाएगा वीडियो। जैसे सुबह का आपको बेसिक वाला था वो दे दिया मैंने। यहाँ भी बेसिक वाले आज का टॉपिक चला जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको लेक्चर अटेंड करोगे तो मिलेगा। आपको यूट्यूब पे ये वीडियोज नहीं मिलेंगे, इसलिए क्लास मिस नहीं करना है। ये आपको पता ना यूट्यूब पे फ्री रहता है ना, कोई भी देख सकता है उस चीज को। हाँ सर। सर ये थर्ड एंड फोर्थ का क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टाइप से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वैसे बाकी मार्केट में बुक्स में नहीं मिलता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। सर तो भी गलती से मिस हुआ तो क्लास। क्या बोल रहे हो? सर मतलब कुछ अर्जेंसी होगा या फिर मिस होगा क्लास, तो क्या करना नहीं, मिस नहीं होना चाहिए। अर्जेंसी है, दोबारा पढ़ लेना। दोबारा? डन। सर ये थर्ड और फोर्थ का नेम सेम है, पॉजिटिव केस ऑफ नाउ और इधर भी। हेलो हेलो। सर, ये थर्ड और ये फोर्थ है, उन दोनों का नाम सेम है, पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन। हाँ, पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन ही होते हैं एक्चुअली वो केस ऑफ प्रोनाउन में। बस ये थोड़ा सा ये एडजेक्टिव पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है, बट इतना ज्यादा उसमें उतनी जो होती है वो नॉमिनेटिव कहते हैं ना। अगर आपको नॉमिनेटिव नहीं पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता है हमेशा हमेशा सब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये पोजीशन काम आता है जब ये कैसा होगा, एक्टिव वॉइस केस में होगा। दिस इज माई बुक, ये एक्टिव वॉइस में जाता है। और ये पैसिव वॉइस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, ये भी पोजीशन ही होता है, कब्जा ही होता है। ठीक है, समझा आपको?
हेलो, समझ में आया आपको? हाँ सर। मतलब ये हाँ, पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। अभी सर इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं और ये पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन ये प्रोनाउन होते हैं और ये एडजेक्टिव्स माने जाते हैं ये, क्योंकि ये नाउन के पहले आते हैं ज्यादातर। सॉरी, एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करता है ना, वैसा यूज करते हैं। जैसे माई बुक, तो बुक क्या है आपका? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ये? नाउन है। तो नाउन को जो डिफाइन करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको। और ये जो होता है पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन के सेंस में यूज होता है। समझ में? क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है, दिस बुक इज माइन। अभी समझा आपको? बाकी ये नॉमिनेटिव, एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है पोजीशन काम आता है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना आप। तो आई और वी क्या होते हैं? आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और यू सेकंड, सॉरी देयर वाज अ कॉल। अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ सर। मेरा फोन बजता बहुत ज्यादा है ना, इसलिए दिक्कत होती है। चलो एनीवे, सेकंड पर्सन आपको समझ में आया? यू क्या होता है? सामने वाला सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जो सामने प्रेजेंट ना हो, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। मतलब ही, शी, इट, दे जितने भी हैं, बाकी सब जितने हैं वो सब क्या कहलाएंगे? थर्ड पर्सन। मतलब मैं, हम प्रथम पुरुष, तू, तुम मध्यम पुरुष, सब क्या है? महापुरुष कहते हैं। समझ में आया? और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रब कर दूं? समझ में आ गया आपको? यस सर। लिख लिया? लो। हेलो। हेलो आवाज क्यों आ रही है इतनी ज्यादा? हाँ बोलो। सर, किसी का माइक ऑन है इसलिए से आवाज आ रही है। मनीष का कोई है? मनीष, कोई मनीष? हाँ सर, सॉरी माइक चालू था। ओके ओके, ऑफ कर दो बेटा, माइक ऑफ कर दो। हाँ सर। और साक्षी, हिंगे, सलोनी, किटूर, संवे, कारवे, you just write your branch name also along with your name. Manish Verma, Kavita, Jarin, Cherin, you just Dipali, you just write your branch name also. Chandni Dubey, Anshul, you just write your branch name also, because that is compulsory for attendance. Okay, चलो नरेशन या स्पीच मैंने बताया क्या क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? कि मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष बात करना, सामने वाले के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट बात करते हैं। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने सामने नहीं, पीठ पीछे बात कर रहे हैं। ये चुगली करने का काम आता है। आ रहा समझ में? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं हम? ज्यादातर किसी की शिकायत करते हैं तो कैसे करते हैं? किसमें करते हैं? डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में? डायरेक्टली। इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में करते हो तो जब ज्यादा जोर देना होता ना, उसने कहा ना मैं तुझे मार डालूंगा, उसने मालूम क्या कहा? मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने भी उसको ऐसा बोल दिया, जबकि बोलना क्या चाहिए था? उसने मुझे कहा कि वो मुझे मार डालेगा। लेकिन जब हमें जोर देना हो, ज्यादा इंप्रेशन मारना हो, तो क्या बोलते हैं? उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा, तो मैंने भी कहा मैं भी देख ही लूंगा। तो उसने कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैंने इन्वर्टर कॉमा डायरेक्टली वही बात बोला जो उसने बोला था। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और उसने कहा कि वो मुझे मार डालेगा, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। अभी समझा आपको? तो चुगली तो दोनों में कर सकते हो, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। डायरेक्ट वाले में क्या होता है? वो डायरेक्ट वो बात बोलोगे जो प्रत्यक्ष रूप से उसने बोला था। इनडायरेक्ट में वो बात बोलोगे जो उसने अप्रत्यक्ष रूप से उस बात को समझानी हो। क्लियर है? चलो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखते हैं वो बताया था आपको। तो डायरेक्ट स्पीच आपको पता ही है, यहाँ कुछ लिखा रहता है, कॉमा डलता है, इन्वर्टर कॉमा डलता है, यहाँ कुछ लिखा रहता है, तो इन्वर्टर कॉमा डलता है, फिर
फुल स्टॉप डलता है। यही स्ट्रक्चर होता है ना डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ कुछ लिखा होता है, कॉमा डलता है, इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट होता है, कुछ लिखा रहता है, फिर इन्वर्टर कॉमा क्लोज होता है, फिर फुल स्टॉप होता है। यही फॉर्मेट रहता है कि नहीं रहता है? हाँ सर। ठीक है। तो जैसा मैं बोलता हूँ, he says, comma, I am well, मैं ठीक हूँ। He says, वो कहता है मैं ठीक हूँ। He says I am well। अब ये एक पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? Reported speech. रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और ये ही से जो पूरा जो होता है ये कॉमा के पहले, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग क्या होता है? क्लॉज। तो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। समझा कि नहीं समझा आपको? यस Yes, sir. सर रिपोर्टिंग क्लास मतलब क्या बताया आपने? रिपोर्टिंग वर्ब मतलब हो गया, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब ही स्टेज, वो कहता है, तो ये मालूम पड़ रहा है ना प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, यहाँ पे मालूम पड़ता है ना, और यहाँ से मालूम पड़ता है। तो ही सेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि ही सेड, उसने कहा आई हैव टेकन योर बाइक। ही सेड आई हैव टेकन योर बाइक। अब उसने ऐसे कहा कि मैंने तुम्हारी बाइक ली है। ही सेड आई हैव टेकन योर बाइक। समझा आपको? तो यहाँ पे ये ही क्या हो गया? ही क्या है सेंटेंस का? क्लोज। रिपोर्टिंग क्लोज। प्रोनाउन। क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। Pronoun. सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है पार्ट? रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। ये पूरी स्पीच है। ये उसने क्या बोला था, ये खाली वर्ब है, ये पूरी स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन है। मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब को लगने वाला पहले क्या है? रिपोर्टिंग क्लॉज का क्या है? ये पूरा क्या है? रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज से क्या है? ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के साथ साथ ये क्या है? सेंटेंस का क्या है? सेंटेंस का क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। ठीक है। और ये आई क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या आई क्या है? सब्जेक्ट। ये भी सब्जेक्ट है। ये किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर हाँ सर। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट लगे हुए हैं। एक आपके कॉमा के पहले एक सब्जेक्ट होता है जो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लगता है। एक रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो जो सेंटेंस शुरू होगा वो भी क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा वो सेंटेंस का? सब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो इसमें जो आपका, और ये सब्जेक्ट अभी जैसे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन होंगे तो इसके रूल्स क्या है वो आपको बताता हूं मैं आपको कि कैसे इसको हम लोग प्रोनाउन के हिसाब से रूल चेंज करते हैं। इतना लिखा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर समझा।
अभी मैं आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाया, अभी मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया कि डायरेक्ट स्पीच जो लिखा जाता है वो कितने पार्ट में टूटा हुआ होता है। पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। Pronoun. रिपोर्टिंग क्लॉज ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का, और इसे हम लोग पूरे ही सेज, ये पूरा जो डायलॉग है, या ही सेड टू मी, पूरा ही बोलते हैं कई बार। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। कहलाएगा रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये जो वर्ब है, यहाँ जो भी वर्ब आएगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टर कोमा के अंदर आएगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। क्लियर है? समझ में आ गया? लिख लिया आपने? ये नहीं सर, एक मिनट। लिख लो ये। रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, कई बार रिपोर्टेड क्लॉज भी कहते हैं इसको। जैसे रिपोर्टिंग क्लॉज होता है वो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, ये रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टेड है। रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच दोनों चलता है वो। और जो वर्ब होता है कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इधर आएगा नाउन या प्रोनाउन, वो रिपोर्टिंग प्रोनाउन कहलाएगा और सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का। इधर ये सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। जल्दी लिखो। लिख लिया? एक मिनट सर। लिखा आपने? हाँ सर। अभी हम लोग एक एक करके रूल्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कैसा होता है ये थोड़ा बहुत आपने सीखा। अभी बस चेंजेस होने के कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे बेसिक जो होता है वो प्रोनाउन में चेंजेस होता है, टेंस में चेंज होता है और वर्ड्स में चेंज होते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव में। तो मैं आपको ऊपर लिखवा देता हूँ क्या चेंज होता है। तो पहला रूल नंबर 1, व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच, ऐसा लिख दो, डीएस चलेगा, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच चलेगा ना, बार बार बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो। व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, then कहाँ पे चेंज करते हैं? जब when we convert from direct speech to indirect speech, then we change
near showing adjectives and adverbs to far showing adjectives and adverbs along with changes in pronoun and tenses। अभी समझा आपको? मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। When we convert from direct speech या direct narration to indirect narration या indirect speech, then we change near showing adjectives and adverbs। जो near showing adjectives, जैसे मान लो ऐसा मैं बोल रहा हूँ this, तो इसे क्या बन जाएगा? that, मतलब far showing adjectives बन जाएंगे आपके। समझ में आ रहा? तो showing near showing adjectives and adverbs to far showing adjectives and adverbs को convert करना पड़ता है along with changes in pronoun and tenses। जो pronoun और tenses में change करना हो तो करना ही है, सिखाऊंगा मैं अभी आपको। लेकिन जो adjective और adverbs होते हैं, अगर near show कर रहा है तो उसको far show करना पड़ता है। जैसे अगर उसको बोलता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस इज माई ऑफिस, ही सेड, आई सेड दिस इज माई ऑफिस, तो क्या बन जाएगा? आई सेड दैट वाज माई ऑफिस, तो दिस से क्या बन जाएगा? दैट। समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। दीज का क्या बन जाएगा? दीज का क्या बन जाएगा? दोज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब नियर बाई चीज क्या कर रहा हूँ मैं, उसको दूर वाली चीज बना देता हूँ। कब और कहाँ पे चेंज होता है? कहाँ पे चेंज होता है? व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच देन वी चेंज। कहाँ पे चेंज होता है? रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, वो डालना नहीं मैंने ना। नियर शोइंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू फार शोइंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब विच चेंजेस इन प्रोनाउन एंड टेंसेस, यहाँ डाल देता हूँ इन रिपोर्टेड स्पीच। और कहीं मत कर देना। कहाँ पे चेंज होता है ये? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करने पड़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हुआ? कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? एंड में जो इन्वर्टेड में रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, उसके अंदर क्या क्या चेंज करना पड़ता है? प्रोनाउन, टेंसेस और नियर शोइंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को क्या कर देते हैं हम लोग? फार शोइंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं। तीन चेंजेस करते हैं हम लोग नॉर्मली। प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं और नियर शोइंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स को फार शोइंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? और लिस्ट में लिखवा देता हूँ, ये लिख लो पहले, तो मैं लिस्ट लिखवाता हूँ। दिस दैट दिस का पूरा लिस्ट लिखवाता हूँ मैं आपको। लिख लिया? डन सर। डन। चलो वो लिस्ट लिखवाता हूँ मैं। दिस दैट दिस जो उसके समझ में आया ना मैंने क्या लिखा था इसमें? क्या चेंज करने की बात कर रहे हैं हम लोग? कि प्रोनाउन और टेंसेस के साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच में और क्या चेंज होता है? नियर शोइंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स को हम लोग फार शोइंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस या दैट, दिस का दोज, हेयर का क्या बनेगा? देयर, हेयर का देयर, नाउ का देन, वेरी गुड। देन जैसे टुडे, टुमारो, क्या बनेगा टुडे का? टुडे क्या बनता है? दैट डे। कोई पढ़ा नहीं क्या जिंदगी में? एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। टुडे का दैट डे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ही सेड वी विल हैव पार्टी टुडे,
तो क्या बनेगा? he said that That you will day. have party that day. समझ में आ रहा है? तो टुडे क्या बन जाएगा? नेक्स्ट डे। that day, टुडे का That that day day. बनेगा। सॉरी मैंने टुमारो का बोला। Tomorrow. हाँ वेरी गुड। टुमारो का बनेगा द नेक्स्ट डे। Next day. वेरी गुड। टुमारो क्या बनेगा? द नेक्स्ट डे, या फिर एक और बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे भी बोलते हैं इसको। फॉलोइंग डे मतलब आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, टुमारो को। और यस्टरडे को? The last. यस्टरडे को? लास्ट डे या लास्ट day. नहीं, द प्रीवियस डे। Last. द प्रीवियस डे जो बनता है वही बनाना, नया मत बना देना। द प्रीवियस डे, या फिर बोल सकते हैं द डे बिफोर। द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। और हैंस का? आपने एक बार लास्ट डे भी बताया था। लास्ट डे नहीं, वो मैंने यस्टरडे का बोला था। द प्रीवियस डे, लास्ट डे नहीं बोलता मैंने। लास्ट नाइट करके ऐसे कुछ बोला था। लास्ट नाइट वो अलग चीज था। यस्टरडे नाइट नहीं होता, लास्ट नाइट होता है, वो अलग चीज है। यस्टरडे नाइट नहीं बोलता, वो वर्ड ही गलत है ना। यस्टरडे नाइट होता ही नहीं है कुछ। ये टुडे नाइट होता ही नहीं है, वर्ड टू नाइट होता है वो। और हैंस से क्या बन जाएगा? देंस। THENC, हैंस का देंस। दिख रहा नीचे का? ओके। एगो क्या बन जाएगा? बिफोर। 5 years एगो, तो क्या बन जाएगा? 5 years बिफोर। ठीक है। जस्ट का क्या बन जाएगा? जस्ट क्या बन जाएगा? देन। नाउ का भी देन होता है, जस्ट का भी देन होता है। तो हैंस का क्या है ये? देंस, THENC। सर डे आफ्टर क्या क्या है? डे आफ्टर कहाँ पे? परसों डे आफ्टर कहाँ लिखा है डे आफ्टर? तो डे बिफोर लिखा है मैंने यस्टरडे का। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, टुमारो का। और यस्टरडे का लिखा द प्रीवियस डे, द डे सर डे बिफोर है, वैसे डे आफ्टर का भी परसों होता है ना? नहीं, डे आफ्टर टुमारो होता है डे वो। आफ्टर टुमारो। हाँ तो डे आफ्टर टुमारो को आता है इन 2 days टाइम। वो लिखवा रहा हूँ मैं आपको, वो आएगा इन 2 days टाइम। डे आफ्टर टुमारो का ऐसा नहीं बनता है। डे आफ्टर टुमारो का होता है इन 2 days टाइम, ऐसा लिखना पड़ेगा। कन्वर्ट होता है, चेंज होता है पूरा। ये लिख लिया क्या आपने? सर एक मिनट। हाँ लिख लो पहले, कोई जल्दी नहीं आ रहा, आराम से लिखो। बस जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आना चाहिए। अभी तो फंडामेंटली शुरू कर रहा हूँ, अभी तो मैं नरेशन के रूल्स पढ़ाने शुरू सर नहीं किया। ये हेंस देंस। हाँ हैंस देंस होता है ना। जैसे आप बोलो कि जैसे आप नॉट विजिटेड टू ताजमहल, जैसे आप सेंटेंस बना सकते हो। he said we are not following the protocols hence। तो इसलिए हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो hence से क्या बन जाएगा? thence, वैसा। he said हैंस का हिंदी में क्या है मतलब? hence मतलब तब से, मतलब जब से, और ये हो जाएगा तब से, मतलब पास का दूर बन जाना। बड़ी जवाब लिख लिया आपने? सर वो टुमारो में नेक्स्ट डे लिखा है ना। कौन सा? हाँ, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दोनों बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी चल जाएगा। अगर आपके, देखिए क्या होता है कि आपके ऑप्शन में आएंगे। कई बार क्या होता है द नेक्स्ट डे लिख के आता है, कई बार द फॉलोइंग डे लिख के आता है आपके। वॉइस नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज होना चाहिए। तो दोनों लिख के लेते हैं, इसलिए दोनों आपको लिखवा देंगे। एग्जाम में इन दोनों से बाहर नहीं जाएगा।
सर आपने हैंड्स क्या बोला? क्या सर हैंड्स का मीनिंग क्या बोला आपने? मतलब हैंस मतलब तब से, तो देंस मतलब तब सर जब से। इसीलिए भी बोलते हैं क्या? इसीलिए भी बोलते हैं ना? इसलिए तो सिंस होता है, हैंस मतलब होता है हैंस प्रूव, अतः अतः बोलते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में अतः प्रूव बोलते हैं ना, हैंस प्रूव अतः, हाँ आता है। अतः बोलते हैं। ये हिंदी वर्ड ऐसा आता है हैंस का। वो सिंस का आप इसका बोल रहे हो, आप सिंस का आता है सिंस, सिंस मतलब होता है तब से, या एक होता है तब से। देयरफॉर, एक होता है देयरफॉर ऐसा वाला, एक डॉट ऊपर दो, देयरफॉर। और ये होता है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड ऐसा बोलते हैं ना। हैंस प्रूव होता क्या होता है? अतः, अब हिंदी नहीं पता, प्रूफ क्या बोलते हैं? चूकी हाँ भी सर बोलते हैं। ये हाँ चूंकि इसको बोलते हैं सिंस को, सिंस को बोलते हैं चूंकि। जैसे सिंस x बराबर 5 है, देयरफॉर y बराबर 7 होगा। तो चूंकि यहाँ पे बोलते हैं, चूंकि x बराबर 5 है, अतः, देयरफॉर का मतलब भी अतः होता है, अतः, और हेंस का मतलब भी अतः होता है, तो अतः 5 बराबर y बराबर 7 है, ऐसा बोलते हैं। आप लोग मेरी हिंदी भी टेस्ट करते रहते हो, हिंदी आती कि नहीं आती, ऐसा नहीं वो याद आ गया सर अभी। याद आ गया? सर ये याद था, ये वाला हैंड्स तब से याद नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था सर। मतलब अतः भी नहीं बोलते हैं, अतएव बोलते हैं शायद इसको, अतएव। नहीं अतएव सर मतलब क्या वो होता है? पहले वाला ही सही था। अतः भी बोलते हैं, और इसका एक्चुअल मतलब जो होता है ना, हैंस का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ, ऐसा बोलो, एज ए रिजल्ट ऑफ, Hence prove एज ए that. रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलेंगे? Hence फल, prove फल, that. फल स्वरूप, सुना कभी अपने? फल स्वरूप, हाँ सुना है। फल स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ, इसको बोलते हैं हैंस। एक्चुअली वर्ड वही आती है, अतएव, जो फल स्वरूप, या इस कारण से, ऐसा बोल सकते हो, इस कारण से। या और अच्छे वर्ड बोले तो क्या बोलेंगे? सर हैंस को और क्या बोल सकते हैं? बड़ा कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, सुना कभी वर्ड कॉन्सिक्वेंटली? और ये जो होता है सर कॉन्सिक्वेंटली तो लगातार भी होता है ना? नहीं नहीं, वो कॉन्स्टेंटली होता है मैडम, कंफ्यूज मत हो। कांस्टेंट मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली। ये कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जैसे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? परिणाम। हाँ, तो परिणाम बुरा consequences हुआ। बोला मैंने। आप जो बोला लगातार, वो क्या होता है? कॉन्स्टेंटली। और मैं बोल रहा कॉन्सिक्वेंटली, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ आप जो बात कर रहे हो ना, ये बोल रहे हो आप कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है? लगातार पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं आपको डांटे जा रहा हूँ। तो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या होता है? फलस्वरूप। और देयरफॉर का मतलब क्या बोल सकते हैं? इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब क्या होता है? अंततः, अंततः, या अतः, मतलब एट लास्ट। इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट, इवेंचुअली। तो बहुत सारे ऐसे थोड़े बहुत आपको वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। लिखा आपने? allegedly मतलब क्या होता है? किसका? allegedly, allegedly, स्पेलिंग बताओ। A-double-L ए डबल एल E ई G-E जी ई D-L-Y। डी एल वाई। हाँ हाँ एलिजेडली मतलब होता है, जैसे एलिगेशन होता है ना, एलिगेशन मतलब क्या होता है? आरोप। एलिज्ड पर्सन होता है ना, एलिज्ड पर्सन मतलब क्या होता है? आरोपी। सुना कभी आपने? हाँ एलिजी हाँ मतलब क्या होता है? आरोपी होता है ना, जो आरोप, जिसने गुनाह किया हो, उसको बोलते हैं हम लोग। हाँ तो एलिगेशन लगाते हैं ना, एलिगेशन, सुना कभी आपने वर्ड एलिगेशन? हाँ सर। हाँ सर। एलिगेशन लगा रहे हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाया है, गलत मतलब इल्जाम लगाया है, एलिगेशन इसी वर्ड से बना है एलिजेडली। मतलब क्या हुआ? मतलब वो आरोप, एलिज्ड, इज एन एलिज्ड पर्सन मतलब क्या होता है? आरोपी। हाँ सर। कहाँ पढ़ा था आपने? पेपर में? हाँ हाँ सर। हाँ मुझे पता है, पेपर में ही आता है वर्ड। मुझे तो ये भी पता, वर्ड बताओगे मुझे पता चल जाएगा कहाँ पढ़ा होगा आपने। चलो ये लिख लिया ना आपने? ये लिख लिया ना आपने? हाँ सर। ओके।
टुनाइट लिखा है क्या? टुनाइट क्या आएगा बताओ? टुनाइट का टुनाइट क्या बन जाएगा? टुनाइट का The last. That night. नहीं पहले बताता हूँ, That फिर यही night. बोलोगे। लास्ट नाइट क्या बन जाएगा? कंफ्यूज मत होना। टुनाइट का That night. That night आएगा। दैट नाइट। टुडे क्या बन जाता है? दैट डे। और टुनाइट क्या बनेगा? दैट नाइट। और That लास्ट नाइट क्या बनेगा? The previous night. एक्सक्यूज मी, क्या आएगा? Previous night. Previous. हाँ, Oh, लास्ट night. नाइट क्या आ जाएगा? Night द प्रीवियस before. नाइट। प्रीवियस नाइट। द प्रीवियस सर नाइट। द लगाना कंपल्सरी है क्या? हाँ, वो बोलते ही है ना प्रीवियस नाइट। नहीं, द लगाना कंपल्सरी। जब कन्वर्ट होगा तो द लगाना कन्वर्ट जरूरी नहीं है, बट ऐसा लिखते समय हम लिखेंगे ना दैट नाइट, लास्ट नाइट में द प्रीवियस नाइट, तो नॉर्मली लगाते ही हम लोग। नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा? That नेक्स्ट वीक मतलब क्या होता है? अगले हफ्ते क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग वीक। द फॉलोइंग वीक। और कभी कभी क्या होता है, कम का क्या लग जाता है? गो। पर हमेशा नहीं होता है, समटाइम्स। ये देखो ना, कभी कभी होता है ऐसा, कम का गो बन जाता है। क्यों सर? अब क्यों नहीं, ये रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेगा। बोलो लास्ट नाइट के द प्रीवियस नाइट क्यों बोलते हैं? ऐसा कोई रूल नहीं है। कम का मतलब होता है, मैंने बोला ना, पास वाली चीज के लिए, पास वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम क्या बना देते हैं? दूर वाले एडजेक्टिव दूर एडवर्ब का। बनाना। तो कम मतलब क्या होता है? पास में आना। तो गो मतलब क्या होता है? दूर जाना। पहले ही मैंने बोल दिया बना क्या रहे हम लोग। टू नाइट मतलब क्या होता है? आज रात। तो क्या होता है? दैट नाइट हमने दूर कर दिया। तो दिस मतलब पास में होता है, दैट मतलब दूर होता है। दिस इज माई बुक मतलब पास में है, दैट इज योर बुक मतलब दूर है। तो पास वाले को हम दूर वाला बना देते हैं जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. अ ईयर एगो क्या बनेगा इसका? अ ईयर एगो। Last year. ना Before, हाँ। द प्रीवियस ईयर। और ईयर बिफोर बोलो। एगो क्या बन जाता है? बिफोर। अ ईयर बिफोर Before. पढ़ाया था। एगो का क्या बन जाता है? Before. बिफोर। द ईयर एगो क्या बन जाएगा? अ ईयर A year before. बिफोर। क्लियर है? या फिर और क्या बोल सकते हो? Yes. या फिर और क्या बोल सकते हो? Previous year. प्रीवियस ईयर। अभी समझा? अभी समझा कि नहीं समझा? हाँ sir. हाँ सर। लिखा? अब मुझे बताओ, द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे। हाँ, 7,000 पे करना। हाँ, मैम ने बताया। हाँ कुछ just wait a moment. Day before previous day. The day. Just wait for a moment. जब तक आप सोच के बताओ क्या आएगा? The day before previous day. The day before previous day नहीं। Ago is ago. The day after yesterday. Two days ago. Sir, 2 days ago.
हाँ क्या आएगा बताओ। डे बिफोर यस्टरडे मतलब क्या हुआ? परसों के एक दिन पहले। इसका मतलब क्या हुआ? 2 days ago. हाँ 2 days बिफोर यस्टरडे। Okay. यस्टरडे के 2 दिन पहले। 2 days बिफोर यस्टरडे। डे आफ्टर टुमारो क्या बनेगा? अभी किसी ने पूछा भी था। डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो किसी ने पूछा था ना। डे आफ्टर टुमारो क्या बनेगा इसका? सर द डे बिफोर यस्टरडे का दिस बनेगा। कौन सा? दिस डेज बिफोर यस्टरडे। हाँ द डे बिफोर यस्टरडे का जो बनेगा ये बनेगा 2 days बिफोर यस्टरडे। 2 days। हाँ 2 days बिफोर यस्टरडे। डे आफ्टर टुमारो क्या बनेगा? The day before tomorrow. डे आफ्टर टुमारो नहीं, इन 2 days टाइम। इन 2 days टाइम। डे आफ्टर टुमारो का बनेगा इन 2 days टाइम। फिर क्या बोला? इन 2 days। इन 2 days टाइम। चलो अगर मैं बोलता हूं कि मोहन सेड, मोहन ने कहा आई लॉस्ट माई पेन लास्ट नाइट, तो क्या बनेगा इसका? अगर मोहन सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट, अब लिख रहा हूं मैं आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन लास्ट नाइट, क्या बनेगा इसका? हाँ तो क्या बनेगा? मोहन सेड दैट lost his pen in the he previous had lost his pen। वो तो previous टेंस night. छोड़ दो, चलो अब टेंस गलत हो सकता है। he had lost his pen क्या आएगा? the previous The night। previous night. समझा आपको? Okay. समझा आपको कहाँ काम आएगा ये? क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ सर। Yes. ओके ये लिख लिया ना आपने? तो ये बेसिक था इस चीज का, ये बेसिक था कन्वर्जन का, ये आपको पता चल गया। दिस वाज रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2। अब हम लोग प्रोनाउन का पढ़ेंगे कि प्रोनाउन में चेंजेस कैसे आते हैं। मैंने प्रोनाउन के बेसिक पढ़ा के जानू से मैंने रोका था कि प्रोनाउन के चेंजेस अलग हैं और टेंसेस चेंजेस अलग है, और ये पहले से पता होना चाहिए कि बीच में आएगा तो कैसे करोगे आप कन्वर्ट। चलो नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है दैट इज ऑल अबाउट प्रोनाउन, कि प्रोनाउन में चेंजेस कैसे करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 मतलब क्या होता है? प्रोनाउन में चेंजेस कैसे करेंगे। चलो अभी एक कॉलम बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बेस पे चेंज करना कभी भी। ये क्या हो गया? SON सन बेटा। अब आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूँ। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पे? नो यूज करते हैं।
तो यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यदि ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यदि यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सर एन क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। यदि अभी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट जो है, मतलब यहाँ पे यदि सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, अगर वो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन्वर्टेड कॉमा में यदि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, यदि आई लिखा है, तो ये किसके साथ चेंज होगा? जो रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं कहता हूँ he says to me, कुछ बना लो, he says to me, ऐसा कुछ बना लो जहाँ पे चेंजेस नहीं करने पड़ते हो ज्यादा। जैसे फ्यूचर टेंस में चेंज नहीं करना पड़ता है, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में चेंज नहीं करना पड़ता, वही बात है। आई विल गो टू, तो मुंबई बुला लेते हैं, आई विल गो टू मुंबई। अब ये जो आई लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात कर रहा है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट है, ये क्या है? आई क्या है बताओ पहले मुझे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई क्या प्रोनाउन है ना? हाँ आई सर। वी यूज ही सेड क्या सब प्रोनाउन होता है। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पे, तो इसमें जो चेंजेस होंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंजेस जो होंगे किसके हिसाब से होंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से? ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट कौन सा है? ये क्या है इसका? सब्जेक्ट। इसी को मैंने एस से डिनोट किया है। तो ये जो एस है, इसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा। अगर ये ही है तो आगे क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। लेकिन यदि मैं आई की जगह अगर मैं लिख दूं यू विल गो टू मुंबई, यू, अब किसके हिसाब से चेंज होगा? अगर ये यू हो गया तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है? अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो जब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो किसके साथ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके ऑब्जेक्ट? ये रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी क्या बन जाएगा? यू की जगह पे मी। आई विल गो टू मुंबई बन जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, अगर यू की जगह पे यहाँ कर देता हूं मैं ही सेज टू मी ही विल गो टू मुंबई, अगर ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया ये, तो क्या होगा? यहाँ पे न ये कोई चेंज नहीं होगा। ही विल गो टू मुंबई तो ही विल गो टू मुंबई रहेगा। ही सेज टू मी दैट ही विल गो टू मुंबई, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो एन, मतलब नो चेंज। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बता रहा चाह रहा हूँ मैं? अभी एग्जांपल एक एक करके बताऊंगा, समझ में आएगा। अभी इतना ध्यान रखना आप कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो किसके साथ चेंज होगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा। यदि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, यू होगा, तो किस हिसाब चेंज होगा? इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा। ऑब्जेक्ट। और यदि अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो क्या होगा? नो चेंज। अभी समझ में आया? तो सेकंड पर्सन वाला रिपीट कर। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक एक करके एग्जांपल ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी। सर ये लिखने दो ना। नहीं अभी मत लिखो, अभी मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ अलग से। एक काम करता हूँ, तीनों का एग्जांपल लिख देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे, बार बार वही चीजें दिक्कत होंगी। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना? यस तो सर। रूल नंबर 2 में अभी एक काम करो, इसमें भी क्या कर लो, ABCD कर लेते हैं। तो पहला रूल नंबर ए, रूल नंबर 2 का रूल नंबर ए, रूल नंबर ए। रूल नंबर ए लिखोगे, डिक्टेट करो। हाँ सर। नहीं सर लिखो। लिखो। हाँ सर। सर ये रोल नंबर 2 का ही रोल नंबर ए है ना? हाँ, रूल नंबर 2 का ही रूल नंबर ए मैं सोच रहा हूँ लिखवा दूं, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी।
हाँ सर। मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में सोच रहा था, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो आइडिया लगी होगा कई लोगों को, लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ कि आप लिखो आप इफ, अच्छा रिपोर्टिंग क्लॉज पता है ना, रिपोर्टेड स्पीच पता है ना, वो तो समझ में आएगा ना क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सर। सर। ओके, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऐसा चलेगा, और रिपोर्टिंग हाँ, क्लॉज सर। ऐसा चलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा, ये चलेगा। हाँ। ठीक है, फिर मैं रिपोर्टेड स्पीच लिखने में जान पाता मेरे भी। इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले की बात। इन्वर्टेड तो कॉमा। इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शुरू होगा सब्जेक्ट, वो किससे शुरू होना चाहिए, किससे होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होना चाहिए, यदि आई या फिर क्या हो, वी, यही तो है ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यस। फर्स्ट पर्सन में दो ही आते हैं वर्ड, कौन कौन से वर्ड आते हैं, आई और वी, और सेकंड हाँ। पर्सन में क्या आता है, यू, और थर्ड में क्या होता है, बाकी सब आ जाते हैं। So if the subject of reported speech is first person pronoun, then it is converted as per subject of reporting clause. अभी समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर समझा। समझा कि नहीं समझा आपको? If the subject of reported speech, यानी reported speech का subject जो है इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई और वी से शुरू हो रहा है सेंटेंस, देन इट इज कन्वर्टेड, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम, किस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, जो बाहर जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो लगा था ना, उसमें जो उसका सब्जेक्ट होगा ना, ही सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, तो मोहन के हिसाब से चेंज होगा वो, समझा? यस सर। अभी एग्जांपल लिख देते हैं, ही सेज टू मी आई विल गो टू मुंबई, बनाओ इसका, बनाओ इसे, क्या बनेगा? He says to me he will come to He Mumbai. says to me that, अच्छा इन्वर्टर कॉमा हटा के हम लोग जो है ना, एक चीज बता दूं, इन्वर्टर कॉमा जो होता है, मैं वो बताया नहीं आपको, अगर इन्वर्टर कॉमा ये जो हटता है ना, ऐसा ऐसा वाला, ये पूरा हट जाता है, और इसकी जगह पे क्या आता है, नॉर्मली क्या लगाते हैं हम लोग, That. ठीक है, नॉर्मली क्या लगाते हैं हम लोग, क्या कभी कभी सो भी लगता है क्या? हाँ लगता है ना, So के बाद भी तो that आता है ना, so that. नहीं सो दैट नहीं, वो अलग हो जाता है, क्लॉज की बात कर रहे हो आप, Okay. इन्वर्टर कॉमा में उसमें भी लगता है। ठीक है, ये लिखा आपने, He says to me नहीं that, सर। आगे क्या आएगा, He will come to Mumbai. नॉर्मली ऐसा हम लोग सो कम लगाते हैं, इफ दैट इफ लगाते हैं, या वेदर लगाते हैं, WHETH, या वेदर का मतलब वही होता है ना, यदि, दैट, इफ, वेदर, इस टाइप के वर्ड ज्यादा लगाते हैं इन्वर्टर कॉमा हटा करके। sentence he said to me that तो कई बार टू, एक और वर्ड लगाते हैं, कई बार टू भी लगाते हैं, ये लिख लो आप, ये चारों वर्ड, दैट, इफ, वेदर, टू, नॉर्मली यही लगाते हैं, बाकी और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली दैट, इफ, वेदर, टू, ये चार के चांसेस ज्यादा रहते हैं कभी भी, क्या हटा करके, इन्वर्टर कॉमा, ये कॉमा हटा करके, ये तीन चार में से कोई लगता जाता है, 100 वगैरह चांसेस कम है, सो नॉर्मली नहीं लगाते हम लोग। हेलो सर, नीचे का सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, he says to me that हाँ, that he says to me, अब ये इन्वर्टर कॉमा हट के क्या लगा, that I will go to मुंबई, तो आई का क्या बन जाएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है,
अब मैंने क्या कहा था, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मतलब आई या वी है, तो देन इट इज कन्वर्टेड एज पर द सब्जेक्ट ऑफ आरसी। तो सब्जेक्ट ऑफ आरसी, ये जो सब्जेक्ट, ये आरसी है, रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट कौन सा है? ही के हिसाब चेंज होगा, तो ही का होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दैट ही विल गो टू मुंबई। मीन्स सर तो सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा। तो ही सेज टू मी दैट ही विल गो टू मुंबई, उसने कहा कि वो मुंबई जाएगा, समझा? मतलब सर अगर उधर ही रहेगा तो ही आ जाएगा, शी रहेगा हाँ, तो शी, तो सी आ जाएगा, अगर सी होगा तो सी आ जाएगा। मतलब कॉपी हो जाएगा। हाँ, कॉपी हो जाएगा डायरेक्ट। अगर मोहन होगा तो क्या आएगा? मोहन नहीं आएगा, ही आएगा। और सीता होगी, गीता होगी तो शी आएगा, लड़की है तो। हाँ, नहीं तो मोहन का मोहन लगा दो। मोहन सेज टू मी दैट मोहन विल गो टू मुंबई, ऐसा नहीं आएगा दैट ही विल गो टू मुंबई। मोहन है तो लड़का है ना। सर किरण तो बॉयज और गर्ल्स दोनों का नेम होता है, तो फिर देखा ना किरण क्या है। चलो बना ही देता हूँ मैं आपके लिए सेंटेंस, आपको दिक्कत होगी तो। ये लिखा आपने एक सेंटेंस, ये समझ में आया ना? सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। अगर लिखा ही विल, मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखा है ही विल गो टू मुंबई, तो क्या बनेगा? ही विल गो टू मुंबई, तो ऑलरेडी आता ही है ना ही विल गो टू मुंबई, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो रिपोर्टिंग, इसमें एक दो एग्जांपल और लिख लो, चलो समझ में आ जाएगा आपको। ये लिख लिया ना आपने? सर टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा? अब टेंसेस का पढ़ाया नहीं बेटा मैंने, अभी टेंसेस पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अभी मैं आपको क्या पढ़ाया मैंने? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि नियर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को फार एडवर्ब्स और एडजेक्टिव कन्वर्ट करते हैं, वो पढ़ाया मैंने। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोनाउन के चेंजेस बता रहा हूँ कि प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है, ठीक है? उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ग्रामर में जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस में क्या चेंज होता है। उसके बाद टेंसेस में चेंज होने के बाद इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, बहुत सी चीजें पढ़ने के लिए 5-6 पार्ट में तोड़ा हुआ है मैंने। अच्छा, तो आपने अभी जो एग्जाम्पल समझाया है ना, ही सेज इसमें टू आपको मी, अभी ग्रामर की जरूरत नहीं है कि विल गो टू, मैंने जान से एग्जांपल विल वाला लिया है कि विल वाले में चेंज नहीं होता है। अगर विल के, अगर यहाँ पे सेज या सेड लिख दूंगा ना, तो यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे पता है, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो बता भी नहीं रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीज बताऊंगा कि ये सेज लगा, इसलिए विल में कोई चेंज नहीं हुआ, कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, कोई चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता है। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस हो जाएगा और ये फ्यूचर टेंस होगा, ये अगर ये मतलब ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन अभी टेंसेस पढ़ाया नहीं ना, तभी कैसे बताऊं मैं आपको चीज। ठीक है, आपका ध्यान मैं अभी सिर्फ दे रहा हूँ, प्रोनाउन में चेंजेस कैसे होते हैं आपको वो पता चले, ठीक है ना? स्टेज बाय स्टेज पढ़ते हैं ना, सब एक साथ पढ़ा दूंगा तो सेंटेंस में पूरे सब कुछ काम आएगा ना। तो सारे रूल्स एक सेंटेंस में, सारे रूल्स लगेंगे आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगेंगे नहीं लगेंगे बताओ? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में सारे रूल्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे एक ही सेंटेंस के अंदर? हाँ, तो ये वन ऑफ द रूल है, मतलब ये वन ऑफ द रूल है। हाँ, मैं अभी प्रोनाउन के चेंजेस बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको वो चेंजेस बताए, जैसे आपको कि देखो 2-3 चीजें बताई मैंने। एक तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा है, क्या लगता है? दैट, इफ, वेदर या टू, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि नियर बाई, अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव अगर रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर जो भी चेंज होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी आपके नियर वाले जो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स होंगे, उनको फार वाले एडवर्ब और एडजेक्टिव कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने आपको पहले वो बताया। अब मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोनाउन होता है, जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो जो प्रोनाउन होगा उसमें चेंजेस के हिसाब से रहेंगे। तो यदि वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो आपके रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा। यदि वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो आपके रिपोर्टेड क्लॉज के ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा। और यदि अगर वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन पहले से ही है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसा लिखा वैसे लिख दो, तो प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा। अभी समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ। समझा अभी आपको? जैसे लिखता हूँ लता, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, लता सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सेड, ठीक है? लता सेड टू मी। अब क्या कहा उसने? मुझे बना दो, क्या बोल दो? आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन, कि मैंने अपना पेन खो दिया है। अब ये तो वो बोला जिसने जो डायरेक्ट स्पीच बोला, वही बोला ना डायरेक्ट। लता सेड टू मी, लता ने मुझसे कहा
आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आई, अब वहां पे आई का ही बना दिया था मैंने, बट यहाँ पे आई किस हिसाब चेंज होगा? लता के हिसाब से या मी के हिसाब से? क्यों लता के हिसाब से होगा, क्यों मी के हिसाब से नहीं होगा? जो प्रोनाउन में चेंजेस होंगे ना, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। लता सेड टू मी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये होता है कि नहीं होता है? तो लता सेड टू मी, ये कंप्लीट है ना अपने आप में। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा क्लॉज को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये जो स्पीच है इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग क्लॉज पूरा, ये रिपोर्टेड स्पीच पूरा। और ये जो होता है ये भी क्या है? इसका सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। और ये किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है, यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, आई और वी होगा, आई और वी क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी रहेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें उसको जो चेंज करना होगा, किस हिसाब चेंज होगा? वो रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो लता है तो लता क्या, लड़का है कि लड़की है? लड़की। अभी मुझे से लता लड़की का, लड़के का नाम भी होता है। भाई मैं ऐसा नाम तो नहीं रखूं अपने बच्चे का, लता, ठीक है? लता लड़की का ही नाम रखेंगे, बेटी का नाम रख सकते हैं। तो लता सेड टू मी क्या बन जाएगा? लता सेड टू मी। अब ये इन्वर्टर कॉमा हटेगा, क्या लगेगा उसके यहाँ पे? बताओ। दैट। अब आई की जगह मैं क्या लिखूं? क्या बनाना पड़ेगा मुझे? आई और वी को हटाना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हटाना है। हटा किस हिसाब से? लता के हिसाब से लगाना है कि मी के हिसाब से लगाना है? लता के सब्जेक्ट के हिसाब से। क्यों लता के हिसाब से? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर ये यू होता तो क्या होता? मी के हिसाब से लगता है। और अगर ही, शी, इट कुछ और होता, दे कुछ और होता, तो दे हैव लॉस्ट देयर पेन, शी हैज लॉस्ट देयर पेन, ही हैज लॉस्ट देयर पेन, ऐसा कुछ होता तो क्या होता? कुछ चेंज नहीं होता। लता सेड टू मी दैट ही हैज लॉस्ट हिज पेन, सीधे सीधे जैसा है वैसे ही आ जाता। अभी समझ में आया आपको? हाँ। तो लता सेड टू मी दैट क्या आएगा यहाँ पे? शी, वो टेंसेस चेंज होंगे। शी हैड लॉस्ट, क्या? शी हैड लॉस्ट माय पेन के हर पेन? हर पेन। पक्का समझ में आया आपको? शी हैड लॉस्ट हर पेन। अभी दिक्कत है कि नहीं है? समझ में आ गया? हाँ सर, क्लियर हुआ। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अभी एग्जांपल लेते हैं वही सेकंड पर्सन प्रोनाउन का। ये लिख लिया आपने? मिटा दो? नहीं सर, नहीं सर। हाँ लिखो, जल्दी लिखो। हाँ कुणाल सर से बात कर लेना, लेक्चर लगवा देना। और चंदन सर का भी लेक्चर लगा देना 12 to 2, 10 to 2, 10 to 12 शायद मेरा लेक्चर रहेगा। 10 to 12 मेरा, 12 to 2 चंदन सर का। एंड कुणाल सर से बात कर लेना, शायद इवनिंग मिलेंगे। डन सर। डन? यस सर। ये समझ में आया ना कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब हम सेकंड रूल लिखते हैं इसी में, मतलब बी पार्ट, प्रोनाउन के चेंजेस का ही। ये रूल नंबर 2 ही है, रूल नंबर 2 का बी पार्ट। अभी आपका रूल नंबर 2 ही चल रहा है। रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 का बी पार्ट। ए पार्ट में क्या लिखा था आपने? कि इफ, क्या लिखा था आपने? इफ subject The subject of reported speech is of reported speech is, अब second यहाँ पे person. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, अब यहाँ पे क्या लिख दो? Second person. सेकंड पर्सन प्रोनाउन। If the subject of the reported speech is second person pronoun, then क्या होगा?
क्या लिखा था आपने वहां पे? देन इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, अब उसका सब्जेक्ट है, यदि वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी एक और काम लिखो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन मतलब क्या होता है? You. देन It is converted as per. इट इज कन्वर्टेड As per object. एज पर, अब वहां क्या था? सब्जेक्ट ऑफ आरसी था, यहाँ पर एज पर Object. ऑब्जेक्ट ऑफ आरसी, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जांपल लेते हैं, he says to me, चलो अब बताओ कुछ भी एक सेंटेंस लो, he says to me, जैसे यहाँ पे क्या डालना है मुझे? You will go to, चलो दिल्ली भेज देते हैं इसको, पहले मुंबई बुलाया था, दिल्ली भेज देते हैं। चलो मैंने कहा he says to me, उसने मुझसे कहा you will go to दिल्ली, तुम दिल्ली जाओगे, ऐसा बोला। अब यहाँ पे आपने चेंजेस क्या देखा? पहले वाले सेंटेंस में इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? सब्जेक्ट किसका क्या लगा दिया मैंने? नाउ दिस इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं आया? और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसका जो चेंजेस होगा ये रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से होगा या ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा? Object. ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो किसके हिसाब से होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे मी के हिसाब से ये यू चेंज होगा, ना कि ही के हिसाब से। मतलब ही सेज टू मी दैट ही विल गो टू मुंबई नहीं बोलोगे इसके हिसाब से। अब क्या आएगा? ही सेज टू मी दैट, उसने मुझसे कहा कि दैट, अब क्या बनेगा यू का? आई विल गो टू मुंबई। आई विल गो टू दिल्ली। वेरी गुड। मुंबई नहीं, दिल्ली जा रहे हैं, बाकी सही बोला आपने। आई विल गो टू दिल्ली। ये आई क्यों बना? मैंने आपको बताया था मी ऑब्जेक्ट होता है और उसका सब्जेक्ट क्या बनता है? मी का प्रोनाउन पढ़ाया था मैंने आपको, मी का। आई का मी बना था ना, तो मी का क्या बन जाएगा? आई। ये हो गया सेंटेंस आपका चेंज। समझा कि नहीं समझा अभी आपको? समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर समझा समझा। लिखो दोबारा, लिख लो पूरा पहले, नोट्स बना लो क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएससी का। मैंने बोला ना 50 मार्क्स कंफर्म है। मुझसे पढ़ लिया आपने तो 50 में 50 मिलेंगे, एक भी गलत नहीं जाता मेरे यहाँ से। और इन सारे रूल्स रेगुलेशंस के बाद क्या ध्यान रखना है, क्या चेंज नहीं होना चाहिए? मीनिंग मतलब सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले किसी ने, जैसे यहाँ पे मतलब निकल रहा है ही सेज टू मी यू विल गो टू दिल्ली, उसने कहा कि तुम दिल्ली जाओगे, और यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो वो दिल्ली जाएगा। बताओ। यहाँ पे कहा इसने ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा यू विल गो टू दिल्ली, उसने मुझसे कहा कि तुम दिल्ली जाओगे, और यहाँ पे कहा ही सेज टू मी दैट आई विल गो टू दिल्ली। इसमें दिल्ली कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ कि वो जा रहा है? बताओ, मैं जा रहा हूँ कि वो जा रहा है? उसने बोला कि तुम ही जाना, तुम दिल्ली जाओगे। पहले वाले ने बोला कि तुम दिल्ली जाओगे, और दूसरे वाले में क्या बोला मैंने? उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो दिल्ली जा कौन रहा है, मैं कि वो? मैं जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ ना, मैं, हाँ मैं ही जा रहा हूँ। समझ में आया? अब दिल्ली चले क्लास कौन लेगा? लेकिन समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? ही सेज टू मी, उसने कहा यू विल गो टू दिल्ली। किसको कहा? मुझसे कहा ना तुम दिल्ली जाओगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है? ही सेज टू, उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो जा कौन रहा है दिल्ली? दोनों में सेम मीनिंग आ रहा है ना, तो गलत नहीं है। यस सर। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। समझा ना? तो मीनिंग सबसे कोर जो चेंजेज होते हैं, मतलब एक्टिव पैसिव बनाना है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, सबसे जो कोर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज ऑफ सेंसेस। देयर मे बी चेंज ऑफ टेंसेस, देयर मे बी चेंज ऑफ प्रोनाउन, देयर मे बी सम अदर चेंजेस, बट देयर विल नेवर बी एनी चेंज इन द सेंसेस। जो बात पहले कही गई थी वही बात दूसरे में भी कही जाएगी, whether it is active to passive, passive to active, direct to indirect या indirect to direct, but the sense of the sentence should not change. It should contain the same meaning.
क्लियर है? Yes, sir. Shall I Yes, rub the sir. board? Yes, sir. Shall I rub the board? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the B part only, we will take another example also. एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इस चीज को. सॉरी, कभी कभी मैं इंग्लिश ज्यादा बोलने लगता हूँ, क्या हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो सर, दिमाग आप से निकल जाता है. तभी तो हम लोग भी सीखेंगे ना. नहीं बोलोगे तो ऐसा नहीं, ये तो इंग्लिश तो सीख लोगे, पता चला कंसेप्ट भूल जाओगे. मुझे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. एग्जाम में टिक मारने पर नंबर मिलता है ना मैडम, बोलने पर नंबर नहीं मिलता. नहीं तो बोलना ही सिखाता पहले मैं. मुझे एग्जाम निकलवाना है, आपको इंग्लिश नहीं सिखाना है. जैसे लिखा है, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और फिर यू से शुरू कर दो, कोई भी सेंटेंस बना दो यू से. जैसे बनाओ, यू राम सेड टू मी, यू जैसे बोल दो, यू हैव टू हेल्प मी, तो मेरी मदद करनी पड़ेगी. यू हैव टू हेल्प मी. चलो इसका बनाओ, क्या बनेगा? राम said to me सेड टू मी, अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटे, क्या बनेगा? दैट. I had. बस अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. सेकंड पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं है? yes Yes, sir. sir. Yes, sir. जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो किससे चेंज होगा? Object. ऑब्जेक्ट के हिसाब से. ऑब्जेक्ट कौन सा था? मी. तो क्या बनेगा? राम सेड टू मी दैट आई, और ये हैव टू हेल्प मी, इसका पास्ट टेंस क्या बन जाएगा? Had. Had to. आई हैड टू हेल्प. अब Him. क्या आएगा यहाँ पे? Him. हर या हिम? Him. वो इस पर डिपेंड Him. करेगा. क्या आएगा? हिम. अभी समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. समझ में आ रहा है? टमाटर एक बुकला रहा वो लिया क्या हम सोचे में हम बात नहीं करो, आपको आवाज किसकी आ रही है घर से? टमाटर. ओ भाई टमाटर बंद करो. ये लिखो पहले, ये लिखो टमाटर बंद करो, टमाटर बाद में खाना. ठीक है, चलो एनीवे, ये समझ में आया कि नहीं यार? रूल 2. अच्छा, Yes, कई बार sir. क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लो, चलो अभी तो हमें समझ में आया कि सर आपने बोला कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज हो जाएगा. बट कभी कभी क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ही हटा देते हैं. अब सीधे कहते हैं राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू हैव टू हेल्प मी. अब क्या कर लोगे? Ram अब क्या कर said लो? that. अब क्या कर लोगे? अब that यहाँ पे had मैंने to- बताया नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट छिपा दिया मैंने, बताया नहीं. किससे बोला? बताया नहीं. अब यहाँ तो राम सेड टू मी, मतलब मुझसे कहा, समझ में आ गया भाई यहाँ पे मैं हूँ. अब यहाँ पे राम सेड, राम ने कहा यू हैव टू हेल्प मी. कहानी ऐसे भी बन सकती है ना. राम ने कहा यू हैव टू हेल्प मी, राम ने कहा तो मुझे मदद करनी पड़ेगी. लेकिन कहा किससे इसने? राम सेड यू हैव टू हेल्प मी. अब मुझे नहीं पता किससे कहा इसने, तो क्या करूं मैं इसमें? Sir, to me हट जाएगा. नहीं, ये तो हट ही जाएगा. ये तो जब है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं तो कहाँ से आएगा वो चीज? वो तो भूल ही जाओ कि वो है. अब मैंने इसी कहानी को मैंने ऐसा कर दिया, ही राम सेड यू हैव टू हेल्प मी. अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो मुझे तो कहानी ये पता था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब चेंज नहीं होगा. बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं. अब क्या करूँ? सर नीचे वाले में आपने हिम क्यों लिया? सर नीचे वाले में जो आपने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था ना, राम सेड टू मी दैट आई हैड हेल्प हिम. हाँ, आई हैड टू हेल्प हिम. हाँ, यू का आई बन गया था ना, क्योंकि यहाँ पे मी था ना, तो मी का क्या बन जाता है? आई. सर नीचे फिर मी लास्ट में आपने हिम लिया ना सर? नहीं, ही सेड टू मी, ये मैंने मी लिया था ना, क्योंकि यहाँ पे राम सेड टू मी था ना. यहाँ पे राम सेड टू मी यू हैव टू हेल्प मी. तो आपको बताया गया था कि अगर यू आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा. तो मी के हिसाब से क्या हो जाता है यहाँ पे? आई. बट मैं कह रहा हूँ कि यदि मान लो सेंटेंस में ये मी दिया ही नहीं है, अब क्या करूंगा मैं? राम सेड, राम ने कहा यू हैव टू हेल्प मी, तो मेरी मदद करनी पड़ेगी. अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो बनेगा राम सेड दैट. अब नाउ यू हैव ऑप्शन,
या तो आप यहाँ पे आई लगाओ जैसे लगा है, और दूसरा लगा सकते हो आप ही भी लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, गलत नहीं होगा। सर आपने हिम लगाया है नीचे, वो बोल रही हूँ सर। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, क्या बोल रहे हो? आवाज आ आई रही? हैड टू हेल्प लगाया ना सर आपने नीचे। हाँ तो ये हैव टू का कन्वर्ट हो गया ना हैड टू में। हाँ सर, हिम का किसने कन्वर्ट किया सर आपने? क्या बोल रहे हो? हिम के बारे में पूछ रही है। हाँ ये हिम जो होता है ना, आई हैड टू हेल्प हिम, वो राम के हिसाब से है ना, वो तो चेंज हो जाएगा ना, वो तो नॉर्मल है वो तो। आई हैड टू हेल्प हिम, राम सेड टू मी दैट आई हैड टू हेल्प हिम, तो राम के हिसाब से हिम आया, वो तो अलग चीज है। ठीक है, यू हैव टू हेल्प मी क्या हो जाएगा, हैव टू हेल्प हिम। तो राम ने कहा ना कि उसकी मदद करनी पड़ेगी मी, बट यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है फिर क्या करोगे यू का, तो यू हैव टू ऑप्शन। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उस केस में हम दैट के बाद आई या ही, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मतलब वी हैव टू ऑप्शंस, आई या फिर क्या लगा सकते हैं हम लोग, ही। यदि आपके ऑप्शंस में, आपके एग्जाम में ऑप्शंस में यदि आई लग के दिया तो भी सही है, यदि ही लग के दिया तो भी सही है, लेकिन दिए गए कोई एक ही मत बोला सर आई और ही दोनों लगाए, तो ऐसा नहीं आया कभी भी। समझा आपको? यदि ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो क्या करोगे, क्या लगाओगे फिर? आपको पता ही नहीं यहाँ पे किसको कहा होता है। राम सेड टू देम बोला, क्या बोला मैं नहीं पता, तो क्या लगा दूं मैं यहाँ पे, आई या ही, कोई एक दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिखा तो सही है, वो गलत नहीं होगा। तो ये रूल भी लिख ही लो आप, लिखो आप इस चीज के लिए, ये नोट डाल के लिखना, क्योंकि रूल नहीं है, इसी का नोट है। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज इन द रिपोर्टेड स्पीच, लिखना है क्या? मैं लिखूंगा कि आप लिखोगे? सर आप बोल दो, लिख लेंगे हम। नहीं बाबा लिख ही देता हूँ, तो परेशान हो जाओगे। नोट जितनी देर बोलूंगा उतनी देर 10 बार लिख लूंगा मैं। इफ क्या क्या नहीं था, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन द, किसमें नहीं दिया है, रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज, वी कन्वर्ट रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट एज आई और ही। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? और ये सारी कहानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखना आप, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट, क्या लिखा आपने? आई और ही, आई या फिर ही, कोई भी लगा दो। सर वो ही नहीं के सर। बाद, हाँ क्या बोल रहे हो? डी के बाद सर, इन द रिपोर्टेड इफ clause then we कन्वर्ट रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है उसे कन्वर्ट करते हैं एज आई और ही, या फिर आई लगा दो या फिर क्या लगा दो, ही लगा दो वहां पे। He said, comma, inverted comma close, you will go to Delhi. क्या बनेगा इसका? He said that अब देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, you क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसको चेंज किस हिसाब से होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टेड क्लॉज के, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे? He said that he will go to Patna, he will go to Delhi, जो भी है, या फिर he said that I will go to Delhi, दोनों सही है, दोनों ही सही है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझा? रब कर दूं? हाँ सर। टाइम है 5 मिनट या नहीं है? सर लेकिन हम लोग ही लगाते तो उसका सेंटेंस तो अलग होता है ना सर, क्या बोल रहे हो? he will go to Delhi। हाँ मीनिंग तो वही हुआ ना, he said that he will go to Delhi, मतलब वो कहा कि वो दिल्ली जाएगा। he said that I will go to Delhi, मतलब क्या हुआ, उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा।
हाँ सर, तो वो दिल्ली जाएगा वो अलग हुआ, और मैं दिल्ली से आऊंगा वो अलग हुआ नहीं ना नहीं, सर। he said that he will go to Delhi, उसने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, और he said that I will go to Delhi, मतलब मैं दिल्ली जाऊंगा। उसने कहा ना कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो जा कौन रहा है? यही जा रहा है ना। खुद के लिए। हाँ सर, क्या? वो खुद के लिए भी बोल रहा है सर। he said that he will go to Delhi, कि वो जा रहा है दिल्ली, और एक भी कह रहा है कि मैं जाऊंगा दिल्ली। तो मैं और वो दोनों का तो डिफरेंस है ना सर। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। He said to me, he said to me, you will go to Delhi. उसने मुझसे कहा कि तुम दिल्ली जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्लियर था कि उसने मुझसे कहा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया आपने। मी का क्या बन जाएगा यहाँ पे? आई विल गो टू दिल्ली। ही सेड टू मी दैट कि आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। ही सेड टू मी की जगह हो जाएगा ही सेड टू मी दैट, उसने मुझसे कहा कि आई विल गो टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ही सेड, अब यहाँ पे क्या है, आपको पता ही चल रहा है कि मुझसे बोला कि किससे बोला उसने। तो उसने कहा, क्या कहा? दैट ही विल गो टू दिल्ली, या ही सेड दैट आई विल गो टू दिल्ली। क्योंकि हमको डाउट है ना, हमें पता नहीं है ना किसको कहा। वो खुद जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा ना यहाँ पे, इसलिए दोनों ऑप्शन सही जाएंगे यहाँ। ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो हम लोग ही और आई लगाएंगे ना। दोनों में लगा, कोई भी लगा सकते हैं हम, दोनों सही है। हाँ। समझा? क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा ना कि वो जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ मालूम पड़ रहा मुझे। ओके समझा कि नहीं समझा आपको? तो इसलिए दोनों सही, इसलिए कंफ्यूजन में दोनों सही जाएंगे। समझा आपको? समझा सर। हाँ समझा ना? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आगे का। यहाँ तक समझ में आया ना आपको? यस सर। हाँ सर। ये थर्ड भी बता दो। नो सर। नो सर, ठीक है, चलो इतना रूल्स पढ़ लिए काफी है। ज्यादा रूल्स पढ़ोगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है? कैन वी लीव? या ओके देन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। जी, होप यू एंजॉयड द क्लास। लेक्चर नहीं होगा क्या अभी? होगा ऑफलाइन लेक्चर भी होगा, जीए का भी होगा, डोंट वरी। ओके, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय। कल ये